नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर घिल्डियाल किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक नए शोध के साथ आप लोगों को एक नई जानकारी देने का प्रयास करूंगा। और पिछले कुछ एपिसोड से राहु केतु परिवर्तन के ऊपर हमने जानकारी देने का प्रयास किया। आशा है आप लोगों को काफी अच्छी लगी होगी और आप लोगों को काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा, और संभवतः आप लोग ये भी जान पाएंगे कि आपकी राशि में उस राशि परिवर्तन का, यानी राहु केतु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आज मैं बात करूंगा, एक अलग नियम मैं आपके लिए लेकर आया हूं, द्वादशांश का एक विचित्र नियम। जी हाँ दोस्तों, आज इस पोस्ट में मैं आपको द्वादशांश कुंडली के द्वारा एक अलग नियम की चर्चा करना पसंद करूंगा और ये बताऊंगा कि वो नियम अगर आपकी पत्रिका में लगता है तो आपको 100% कामयाबी मिल सकती है, या उससे संबंधित दशा आपके पास आएगी तो आपको बहुत सारा लाभ या सुविधा देकर जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों, मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के तहत आपको अपने एक आर्टिकल के माध्यम से ये बताने का प्रयास करूंगा कि द्वादशांश कुंडली में जब हमने एक ये नियम पकड़ा तो हमें क्या क्या जानकारी मिली। तो आइए मैं शेयर करता हूं आपको और बताने का प्रयास करता हूं कि क्या क्या हमने इसमें देखा है। या दोस्तों, ये एक द्वादशांश का विचित्र नियम है जो हमने करीब 300-400 कुंडलियों पे शोध किया और हमें उस शोध के बारे में जानकारी मिली। मैं आपको एज इट इज उसको जैसा कि वो है वैसा ही बताने का प्रयास करूंगा। ज्योतिष के सभी छात्र जानते हैं कि वर्ग कुंडलियों में द्वादशांश का प्रयोग माता पिता की आयु, उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर व उनसे प्राप्त होने वाले सुखों के लिए किया जाता है। ये आप सब जानते ही हैं। महान ज्योतिषी श्री के एन राव जी के अनुसार द्वादशांश को जातक की उच्च चेतना की प्रवृत्ति के लिए भी महत्वपूर्ण रूप से देखा गया है। द्वादशांश ज्ञात करने के लिए, क्योंकि कुछ नए पाठक होंगे उनको द्वादशांश नहीं पता होगा, मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक राशि को 12 भागों में बांटा जाता है और उसमें प्रत्येक, क्योंकि 30 डिग्री की राशि होती है, उसको जब हम 12 से भाग करते हैं तो दो दो डिग्री 30 अंश का एक भाग आ जाता है। उसी प्रकार ग्रहों को भी विभाजित कर कर वो जहां स्थित होते हैं उनसे उतने ही भाव आगे रख दिया जाता है। जैसे कि कोई ग्रह यदि 8 अंश 16 8 अंश 0 अंश पे हो, यानी 8 डिग्री 0 अंश पर अगर कोई ग्रह होगा तो वो चतुर्थ द्वादशांश में जाएगा, क्योंकि आप ढाई के हिस्से करेंगे तो ढाई 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 7.5 हो जाएंगे और उसके बाद 8 7.5 से 9 के बीच में 8 2 आएगा। तो ऐसे में वो द्वादशांश स्वयं के भाव से आगे के 4 के भाव में चला जाएगा। द्वादशांश बनाने की जो विधि है दोस्तों, वो ये है कि प्रथम द्वादशांश 0 से ढाई अंश के बीच में देखा जाएगा, दूसरा 2.5 से 5 अंश में जाएगा, तीसरा 5 से 7.5, चौथा 7 से 10। इसी प्रकार पूरे 30 अंशों को 12 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, तो हमें 12 द्वादशांश प्राप्त होते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि डिग्री वाइज कोई भी ग्रह जिस भी डिग्री में है, हम एक राशि को यानी 30 अंश को 12 से भाग करेंगे तो 2 डिग्री 2.5 मिनट का एक अंश हम ले लेंगे, यानी पहला द्वादशांश 0 से 2.5, 2.5 से 5, तीसरा 5 से 7.5 और 7.5 से 10, चौथा होगा। इस प्रकार से फिर ये रिपीट होंगे और ये 12 द्वादशांश आपको 30 अंशों में मिलेंगे। इस द्वादशांश वर्ग का अध्ययन करते समय हमने ये पाया कि प्राचीन विद्वानों ने एक द्वादशांश के विषय में एक सूत्र दिया है कि केंद्रासु शुद्धा राजयोग फल प्रदा, अर्थात स्वयं से केंद्र में गया हुआ कोई भी ग्रह राजयोग प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि स्वयं से कोई भी केंद्र में गया हुआ ग्रह जो है वो जातक विशेष को अपनी दशा आने पर राजयोग प्रदान करता है, भले ही वो आपकी कुंडली के लिए अच्छा या बुरा ग्रह हो या वो 6 8 12 का मालिक ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं इसी सूत्र को, जब हमने आधार बनाया तो लगभग 300-400 कुंडलियों का अध्ययन करके हमने देखा कि ये सूत्र बिल्कुल 100% काम करता है। और इसकी सूत्रता जानने के लिए हमने इसकी भूमिका को पहले थोड़ा सा समझा, तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। हम सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली का चौथा व 10वां भाव माता पिता से संबंधित होता है। यदि इन दोनों भावों को घर अथवा सुख देखना हो, चतुर्थ भाव यानी कि लगन और सप्तम भाव पड़ेगा कर्मशः। यानी जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम कर्म के लिए 10वां घर देखते हैं और सुख के लिए चौथा भाव देखते हैं, तो नियत भाव से चौथा और 10वां भाव जब हम देखेंगे तो वो आप देखेंगे कि दसम भाव और सप्तम भाव में ही वो आ जाएगा, यानी केंद्र में फिर से वही भाव आ जाएंगे। स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि माता पिता का घर व कार्य के लिए हमें 4 व 10 के अतिरिक्त एक और 7 भाव भी देखने चाहिए। इन्हीं चारों भावों को केंद्र भाव माना गया, जो कि हमारे विद्वान मानते आए हैं, उनको केंद्रीय भाव कहते हैं। जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इन चारों भावों में गया ग्रह अवश्य ही सुफल प्रदान अवश्य करता होगा। द्वादशांश के इन चारों केंद्रों को यानी केंद्रीय भावों को हमने शास्त्र सम्मत दृष्टि से देखें तो कुबेर, कीर्ति, मोहन और इंद्र कहा जाता है इनको। इनके शाब्दिक अर्थ संभवतः वो धन, प्रसिद्धि, आकर्षण और सिंहासन से संबंधित होता है। द्वादशांश के विभिन्न भागों में गए ग्रह इस प्रकार ही अपने फल प्रदान करते हैं। 1 4 7 10 भाव में गए हुए ग्रह शुभ फल देंगे। 2 6 8 12
11 भाव में गए मध्यम और 3, 5, 8, 12 भाव में गए हुए ग्रह निर्बल रूप से आपको फल प्रदान करेंगे। हमने अपनी शोध में ये भी पाया कि कोई भी ग्रह कुंडली में यदि कोई ग्रह द्वादशांश से अपने इन 4 भावों में गया होता है, यानी स्वयं के भाव से इन 4 केंद्रीय भाव में गया होता है, तो अपनी दशा में जातक विशेष को बहुत ही अच्छे परिणाम देता है। सफलता, सम्मान, कामयाबी, ऊँचाई प्रदान करता है और जबकि वो उस कुंडली के लिए शुभ ग्रह ना भी हो तो भी ऐसा करता है, नैसर्गिक रूप से अशुभ हो तो भी वो ऐसा करता है। हमने ये भी पाया कि जातक उस दशा की ग्रह की दशा में एकाएक सफलता की ऊँचाई को छूने लगता है। द्वादशांश सूत्र का उपयोग बहुत आप जो है सफलता के साथ-साथ माता-पिता का योगदान और उनका सहयोग आपकी लाइफ में था कि नहीं या नाम मात्र का सुख था, ये भी आपको उससे देखकर बता सकता है। अब कुछ कुंडलियों का अध्ययन जो हमने जिन पे इनको जाँचा तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले मैंने भारतवर्ष की कुंडली ही ली है। जैसा कि आप सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 रात्रि 12 बजे दिल्ली में वृषभ लगन में भारत का जन्म हुआ था। पत्रिका का लग्नेश शुक्र जो है वो 22-33 अंश का है, जो कि 10वां द्वादशांश पड़ता है। शुक्र की दशा भारतवर्ष में 1989 से 2009 के बीच रही और इस दौरान भारत ने पूरे विश्व में अपनी पहचान संचार माध्यम, फ़िल्म, खेल जगत और सुंदरता के क्षेत्र में बनाया। आपको याद होगा कि इस दौरान भारतवर्ष की बहुत ज़्यादा स्त्रियाँ जो थीं वो भारत विश्व सुंदरी या ब्रह्मांड सुंदरी भी बनी और इस वजह से भारत का डंका विश्व में बजने लगा था। पत्रिका में शुक्र तीसरे भाव में अस्त अवस्था में है। हालाँकि लग्नेश है लेकिन उसकी अवस्था ज़्यादा अच्छी नहीं है और कई सारे ग्रहों के साथ है, आप सब जानते ही हैं। बावजूद उसके शुक्र की महादशा ये भी कह सकते हैं कि लग्नेश है, लेकिन हम उसको और भी आगे मॉडिफाई करके देखते हैं कि क्या हुआ। अगली कुंडली मैंने ली है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जिनका जन्म जो है 17/9/1150 1950 12:21 कुछ लोग 11 बजे के आसपास भी मानते हैं, उससे लगन नहीं बदलेगा, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ। वडनगर गुजरात में वृश्चिक लगन में जन्मे हैं। इनकी पत्रिका में चंद्रमा 9 डिग्री 36 अंश का है, जो कि चौथे द्वादशांश में पड़ता है। इनकी चंद्र दशा 11 से 21 के मध्य है और हम सभी जानते हैं कि इसी दौरान ये देश अपने राज्य के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री बने हैं और संभवतः अब तो दूसरी बार भी बन गए हैं और विश्व के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक के रूप में स्थापित हुए हैं और इनकी अभी पूरी दशा काफ़ी हद तक बची हुई है क्योंकि अभी तो मान के चले तो लगभग 2 साल और भी है और ये दशा जब तक शेष है तो इनको कोई भी इनकी गद्दी से नीचे नहीं उतार सकता, यानी ये विश्व में जानी-मानी हस्ती बनी ही रहेंगे और इसके बाद इंटरेस्टिंगली मैं आपको और बात बता दूँ कि मंगल की दशा आएगी और चंद्रमा के बाद मंगल की दशा जब आएगी तो मंगल इनका स्वयं का लग्नेश भी है और वो लगन में ही अपनी ही स्वराशि में स्थित। अगली कुंडली मैंने ली है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। आप जानते हैं बहुत बड़े बॉडी बिल्डर रहे हैं, अमेरिका के बहुत अच्छे सफल अभिनेता भी रहे हैं। खास तौर से टर्मिनेटर सीरीज़ जो है इनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रही है। 30 जुलाई 1947 4:10 ऑस्ट्रिया में मिथुन लगन में जन्मे हैं आर्नोल्ड और इनका चंद्रमा 8 डिग्री 40 अंश का है, जो कि चतुर्थ द्वादशांश में आता है और इनको चंद्रमा की दशा 76 से 86 यानी 1976 से 1986 के मध्य रही। इस दशा में इन्होंने अपनी पहली फ़िल्म कॉनन द बारबेरियन करी थी और 84 में इनकी टर्मिनेटर सीरीज़ रिलीज़ हुई और उसके बाद ये विश्व में पूरे सिनेमा पटल पे छा गए। चंद्र दशा 86 में इन्होंने विवाह भी किया जो कामयाब रहा है। इनकी पत्रिका में चंद्र दूसरे भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठा हुआ है, जो एक से अधिक वाहितर संबंध वगैरह भी बता रहा है। लेकिन आज हम उस विषय पे बात नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहूँगा कि चंद्रमा जो था, हालाँकि द्वितीयेश है, मिथुन लगन होने के नाते, बावजूद अपनी उस दशा में इनको काफ़ी ऊँचाइयाँ दी मिली है या उसने दी है। रजनीश ओशो की बात करेंगे। अगली पत्रिका हमने ली 11/12/1931 17:13 और कुचवाड़ा का इनका जन्म है। वृषभ लगन में जन्मे हैं और रजनीश जो इनकी जो राहु की दशा रही है, राहु 9 और 4 अंश 9 डिग्री 4 अंश का रहा और वो चतुर्थ द्वादशांश में आया और इस राहु दशा 1961 से 78 के बीच रही। इस दौरान इन्होंने दर्शन शास्त्र के चलते अपने केंद्र की स्थापना करी। विश्व भर में इनके अनुयायी बनते चले गए। 1969 यानी 1969 के एक दर्शन के सिद्धांत में इनका जो आंदोलन का रूप बना और वो विश्व में जानी-मानी हस्तियाँ इनके संपर्क में आई और ये विख्यात होने लगे। इनकी पत्रिका में राहु एकादश भाव में गुरु की राशि में स्थित है और ध्यान दीजिएगा कि हम बात कर रहे हैं राहु वृषभ लगन पे, बावजूद इसके उसने इनको बहुत ज़्यादा कामयाबी दी। अगला उदाहरण मैंने देखा है हिटलर की पत्रिका है 20/4/1889 1830 ऑस्ट्रिया में जन्मे, तुला लगन में जन्मे हिटलर की पत्रिका में राहु 22-47 अंश का है जो कि दशम द्वादशांश में आता है। राहु इनकी पत्रिका में 1933 से 1931 के बीच में दशा के तहत रहा और हम सभी जानते हैं ये हिटलर का स्वर्णिम काल था। इस दौरान वो पूरे विश्व में अपनी क्रूरता के कारण जाने गए और इनकी पत्रिका में राहु नवम भाव में मिथुन राशि का है। इनका तुला लगन है। अब्राहम लिंकन की बात करूंगा तो 12 फरवरी 1809 7:32 अमेरिका में कुंभ लगन में जन्मे हैं और लिंकन की पत्रिका में कुंभ लगन होने के नाते गुरु जो है वो अच्छा योग नहीं बनाते, बावजूद इसके गुरु दो
डिग्री 16 अंश के थे, जो कि पहले द्वादश अंश में आए, और ये अपनी गुरु की दशा में ही अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इनकी पत्रिका में गुरु जो है दूसरे भाव में। और उदाहरण में बात करें तो बिल क्लिंटन है। इनकी पत्रिका में देखें तो कन्या लगन में बिल क्लिंटन जन्मे हैं और गुरु इनका 1.35 अंश का है, यानी कि प्रथम द्वादशांश में है। कन्या लगन में गुरु की दशा मारक प्रभाव रखती है, साथ ही साथ बाधक प्रभाव रखती है, क्योंकि ये सप्तमी इसकी दशा होती है। बावजूद इसके गुरु की महादशा में ये राष्ट्रपति बने और पत्रिका में गुरु इनके दूसरे भाव में है। अन्य उदाहरण में शाहरुख खान एक और एग्जाम्पल है। उनकी पत्रिका में अगर हम देखें तो शनि जो है, क्योंकि सिंह लगन की पत्रिका, शनि यहाँ भी सप्तमेश बनते हैं, मारक का काम करते हैं। बावजूद इसके वो 17 डिग्री 13 अंश में थे, तो 7वें द्वादशांश में आते हैं। और इनकी शनि की दशा 2004 से 23 तक रही, और सब जानते हैं कि उस दौरान ये जबरदस्त रूप से इनकी फिल्में हिट होती गई हैं। और इसी दौरान इन्होंने क्रिकेट टीम कलकत्ता नाइट राइडर भी खरीदी है आईपीएल की, और उसके बावजूद ये नित्य नई ऊंचाइयां छूते जा रहे हैं। फिलहाल पिछले कुछ समय से इनका समय भले ही खराब हो, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 2004 से 2023 का समय इनके लिए काफी हद तक अच्छा ही रहा है। इनकी पत्रिका में शनि सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है, जिसने उनको अंतरजातीय विवाह करवाया है। कपिल देव की बात करेंगे तो कपिल देव की पत्रिका में बुध जो है, धनु लग्न की पत्रिका में बुध अगेन मारक काम करता है, और वो 1 डिग्री 35 अंश का है, प्रथम द्वादशांश में आता है। और बुध की दशा में ही इनको भारतीय सदस्य क्रिकेट टीम के कप्तान भी बने, और उसमें एंट्री इनकी हुई। उसके बावजूद इन्होंने तीसरा विश्व कप भी भारत को जिताया। इनकी पत्रिका में बुध लगन में ही स्थित है। अन्य उदाहरण में धीरू भाई अंबानी है। इनकी पत्रिका में देखें तो धनु लगन की पत्रिका में अंबानी जी का राहु 1654 अंश का है, जो कि 7वें द्वादश अंश में पड़ता है। और हम सब जानते हैं कि व्यावसायिक साम्राज्य इसी राहु दशा में इन्होंने खड़ा किया है। भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में इनको बड़े व्यावसायिक घरानों में माना जाता है। राहु पत्रिका में तीसरे भाव में। पुतिन रूसी राष्ट्रपति हैं, उनके बारे में बता दें, लगातार 2 या 3 बार ये राष्ट्रपति बन चुके हैं। वृश्चिक लगन में जन्मे हैं, और इनका चतुर्थेश और तृतीयेश बनता है शनि, जो कि 14 अंश का है, जो कि दसम द्वादशांश में आता है। और इनको शनि की महादशा 2001 से 2020 के बीच रही, और इस दौरान ये देश के राष्ट्रपति बने, और राजनीतिक पटल में इनको काफी शक्तिशाली विश्व में माना जाता है। पत्रिका में राहु एकादश भाव में भी है, और शनि की स्थिति को मैं आपको बता ही चुका हूं। बात करते हैं अन्य उदाहरण में महेंद्र सिंह धोनी है। महेंद्र सिंह धोनी की पत्रिका में अगर हम देखें तो धनु लगन की पत्रिका है, राहु का अंश 8.11 है, जो कि चौथा द्वादश अंश आता है। और राहु की दशा 2001 से 19 तक रही, और इस दौरान ये न सिर्फ भारतीय क्रिकेट में इनकी एंट्री हुई, क्रिकेट में कप्तान बने, और सबसे ज्यादा सफलतम कप्तानों में इनकी गिनती होती है। इन्होंने भारत को 2-2 विश्व कप भी जिताए हैं। साथ ही साथ विज्ञापन जगत में इनका जबरदस्त डंका रहा है। ये जहां भी हाथ डालते हैं वहीं पे इनको सफलता मिलती है। आईपीएल में ये चेन्नई सुपर किंग के कप्तान रहे, और उसको भी 2 से ज्यादा बार इन्होंने जो है आईपीएल जिताया है। तो इस दौरान ये जबरदस्त रूप से जो है प्रतिभाशाली बनकर निखरे हैं। भारतवर्ष को भी इन्होंने काफी इनाम जिताए हैं। साथ ही साथ पत्रिका में बात करूं तो राहु इनके अष्टम भाव में है, बावजूद इसके धनु लगन के, उसके बावजूद राहु दशा ने इनको बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयां दी हैं। अगला उदाहरण मैं ले रहा हूं आमिर खान जी का। आमिर खान जी ने पत्रिका जो है मेष लगन की है, शुक्र यहाँ पे सप्तमेश बनते हैं, 22-39 अंश के हैं, जो कि 10वें द्वादश अंश में आते हैं। शुक्र में इनकी दशा 91 से 2011 तक रही, और इस दौरान ये फिल्म जगत के सबसे कामयाब एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनके नाम लगातार कामयाब देने का विश्व रिकॉर्ड है। और यहाँ एक बात और बता दूं कि लगभग 13 साल तक इनकी कोई भी फिल्में फ्लॉप नहीं हुई थी। आज भी गिनती के विश्व के प्रभावशाली व्यक्तित्व में इनकी गिनती होती है। इनकी पत्रिका में शुक्र एकादश भाव में स्थित है। इसके अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू जी की पत्रिका की बात करूंगा तो मंगल की महादशा इनकी जो है कर्क लगन होने के बावजूद, हालांकि इसमें एक कारक ग्रह तो मानते हैं, मंगल इनके तीसरे भाव में 9.58 अंश का है, चौथे द्वादश अंश में आता है। और इनकी दशा 48 से 55 के बीच रही, यानी 1948 से 1955 के बीच इनको मंगल की दशा मिली, और इस दौरान ये भारत की राजनीति में बहुत ऊंचे कद पर आ गए, यानी देश के प्रधानमंत्री बने। प्रथम प्रधानमंत्री में इनकी गिनती होती है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। इसके अतिरिक्त मैंने कुछ अन्य कुंडलियां भी देखी, जिनमें गुलजारी लाल नंदा जी हैं और इंदिरा गांधी जी हैं। इसके अतिरिक्त अगर मनमोहन सिंह जी की बात करूं, उनकी पत्रिका है। तो ये सारे के सारे इस दौरान जो है ऊंचे पद में, जब इनके उस ग्रह की दशा थी जो कि केंद्र में द्वादशांश कुंडली के अतिरिक्त बना हुआ था, तो इसमें इनको बहुत ज्यादा कामयाबी मिली। तो इस प्रकार ये शोध जो है हमने पाया, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग शोध है। आप सब भी अपनी अपनी पत्रिका में लगाएं, या अपने जानने वालों की पत्रिका में लगाएं, आपको ये जानकार पता लगेगा कि इस प्रकार ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यदि किसी जातक का कोई भी ग्रह द्वादशांश में केंद्रीय भाव अर्थात 1-4-7 में गया हो, तो उस ग्रह की दशा, चाहे वो कुंडली में आपके लिए अच्छा हो चाहे ना हो, किसी भी अवस्था में हो, आपको बहुत ज्यादा सफलता देता ही है। ये हम भली प्रकार से उदाहरण के तहत मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आपके लिए वो ग्रह कितना ही अच्छा हो, कितना ही बुरा हो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ये एक शोध का विषय था,
जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया और आप सबने देखा। आप सबको आशा है ये शोध काफ़ी इंटरेस्टिंगली पसंद आएगा और आप इससे काफ़ी कुछ सीख पाएँगे। आप भविष्य में इसके अतिरिक्त हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं, कृपया करके कमेंट बॉक्स में हमें बताने का प्रयास करिए। नित्य नए-नए शोध के साथ मैं ज्योतिष ज्ञान के प्रचार में आपके साथ उपस्थित रहूँगा। आप सबने हमें सुना। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।